हेलो दोस्तों, हमारा नया टॉपिक चल रहा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने इसके पहले वीडियो में हमने एडिशन और भी सम्स किए हैं किस पे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। उसके बाद हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के इंपॉर्टेंस बताए थे, इंट्रोडक्शन भी दिया था कि हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज़ क्यों करते हैं। जब हम भी देखेंगे, जब एडिशन की बात करते हैं हम वेक्टर्स में, हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन लॉ। तो ये जो सब चीज़ें हैं क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग ज्योमेट्रिकली ज़्यादा करके यूज़ करते हैं सवाल को सम करने के लिए। ज्योमेट्रिकली हम उसको यूज़ करके यहाँ वहाँ शिफ्ट करके उसको करते हैं। तो ये सब क्या होता है, करने में थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है, कंज्यूमिंग होता है। तो एक अच्छा तरीका बनाया गया कि हम क्या करें, पहले कोई वेक्टर है, मान लीजिए जितने भी ढेर सारे वेक्टर्स दिए हैं, हम क्या करें, हर वेक्टर का क्या करें, उसका वेक्टर फॉर्म में लिख दें, कौन सा कोऑर्डिनेट फॉर्म में। उसका कंपोनेंट निकालने के अगर हम कोई एक्स वाई एक्सिस कंसिडर कर लें, एक्स वाई या जेड 3D में कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लें, तो वहाँ पे अगर हम वेक्टर पुट करें तो सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे उसका कितना पार्ट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट अलॉन्ग दैट एक्सिस, है कि नहीं। तो अगर वो हमको मिल जाए तो ऐसे हर वेक्टर के पास कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे अलॉन्ग एक्स वाई जेड। तो हम जब हमें ऐड करना होगा तो जो एक्स के अलॉन्ग है सीधा एक्स के अलॉन्ग जोड़ सकते हैं, वाई के अलॉन्ग सीधा वाई जोड़ सकते हैं, जेड के अलॉन्ग जेड। हाँ, तो हमें कुछ एक्स वाई के वैल्यू अंदर कुछ वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू से हमें क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, जो हमें क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा किसका, बाकी सब जो हमारे वेक्टर है उसका एडिशन का। तो उसको आज हम देखते हैं। तो हमारा टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। तो रेजोल्यूशन मीन्स कि किसी भी वेक्टर का हमें निकालना है क्या, कंपोनेंट, उसको रिजॉल्व करना है, कंपोनेंट निकालना है। अब कंपोनेंट कहाँ निकलेगा, तो कब हम हम वेक्टर दिया गया है तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर हमको पोजीशन बताना है तो हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जहाँ पे हम एक्स वाई की बात करें उसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 2D में हो गया, अगर मैं इधर जेड बना दूँ, हाँ, तो ये 3D में हो गया, क्या ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सुनो ना, तो अगर किसी वेक्टर को हम पुट करें तो कोई वेक्टर यहाँ दिए होगा आपको, कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर उसका होगा। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ होगा। तो ये 0 होगा, तो कोई मान लेते ए वेक्टर है। तो मैं एक वेक्टर का निकालूँ कंपोनेंट, एक्स एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस से अलॉन्ग कितना उसका कंपोनेंट है, कितना पार्ट एक्स एक्सिस पे है। जैसे भी मुझे यहाँ पे पहुँचना है तो मुझे एक्स एक्सिस पे इतना चलना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा जो ये वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कितना है, ए एक्स मान लेते हैं, तो ये ए एक्स होगा। और वाई एक्सिस में देखिए यहाँ से ऊपर जाएंगे कितना जाना पड़ेगा, ए वाई, ये बोलेंगे वाई कंपोनेंट है। ऐसे ही जेड में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे। तो इस कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं हम, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है कि नहीं। तो अभी इस पर अच्छे देखते हैं। जब हम कभी भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो हम पहले चले देखते हैं 2D में कैसे निकालते हैं। 2D के का यूज़ करके हम 3D में से निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर यहाँ दिया है ऐसे ही कहीं पर, तो बताइए ये वेक्टर दिया होगा तो कुछ बोलेंगे हमारे पास वेक्टर ए है, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो बोलेंगे वेक्टर ए है और एंगल्स क्या बना रहा है, थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो एक तरीका तो ये होगा लिखने का। एक दूसरा तरीका होता है क्या, हम इसको मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब मैं अभी 2D की बात कर रहा हूँ, 3D में बाद में जाएंगे। तो इधर एक्स एक्सिस है वाई, इसको मैं यहाँ उठा पुट कर सकता हूँ क्योंकि आपको मालूम है इसको पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, इधर माइनस होगा, इधर माइनस एक्स या माइनस वाई, ठीक है नहीं। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूँ, कहीं पे भी रख सकते हैं हम, आगे भी रख सकते हैं, इधर पॉइंट भी रख सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, रख दिए। जो एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसका एंगल बन रहा है थीटा, तो ये एंगल देखिए इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इधर एंगल बन रहा है थीटा। अब मुझे पता करना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना पार्ट है, तो कैसे पता करेंगे, तो हम बोलते हैं हम प्रोजेक्शन करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलॉन्ग जो जिस एक्सिस की बात करना है। अभी प्रोजेक्शन क्या होता है, तो देखिए प्रोजेक्शन मैं बता ही रहा हूँ, इसके बाद मैं इस पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास ये वेक्टर है, मैं क्या करूँ, ये एक्सिस है ना, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कोई टॉर्च मारूँ, टॉर्च, ये हम कॉन्सेप्ट के लिए समझ रहे हैं। जब टॉर्च मारूंगा तो क्या होगा ना, कि टॉर्च से जो लाइट निकलेगी कुछ इतने पार्ट में क्या होगा, ये वेक्टर की वजह से मान लीजिए कुछ रखा है, इतने पार्ट में क्या होगा, चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, मतलब काली होंगी,
है कि नहीं, इतना पार्ट खाली हो जाएगा। तो ये जो इतना पार्ट ये आ रहा है यहाँ पे, ये क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन है किसका, इस वेक्टर का अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये तो गया मतलब लेमे की भाषा में, लेमे जैसे डेली लाइफ की भाषा में। लेकिन प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, आप प्रोजेक्शन जब निकालने चाहेंगे तो कोई भी जो वेक्टर दिया है उसके टेल और हेड से आप क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किस पे, उस एक्सिस की अराउंड। तो हम एक्सिस के अलॉन्ग जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो क्या होगा, हमें कुछ लेंथ मिलेगा उस एक्सिस के अलॉन्ग। ये जो लेंथ मिलेगा इसको हम बोलते हैं ए एक्स। तो बोलेंगे क्या, जो ए एक्स है क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ऐसे अगर मुझे वाई एक्सिस निकालना है तो जब से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से टॉर्च मारिए, है कि नहीं, इसे हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये जो लेंथ आएगा, इतना लेंथ, हाँ, इसको हम कहेंगे क्या, ए वाई। ये हो जाएगा क्या, कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, है कि नहीं। ऐसे ही अगर हमारा वेक्टर 3D फॉर्म में हो, तो 2D था, 3D में बताने में मुश्किल पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर हम 3D में हैं तो उस वेक्टर पे अगर हम एक्स एक्सिस की वाई जेड, एक्स वाई हो गया, जेड की ओर अगर हम लाइट टॉर्च मारे हैं तो जो प्रोजेक्शन मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट कितना है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप वेक्टर कहीं भी पुट करें, इस वेक्टर को मैं उठा के यहाँ पुट करूँ, एंगल तो वही बनाएगा, थीटा ही, है कि नहीं। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर करेंगे तो ये जो लेंथ मिलेगा। अब आपको जो लेंथ लेना है कहाँ से लेना है, इनिशियल पॉइंट से टेल से हेड तक। तो टेल से हेड तक ये जो लेंथ आएगा ये होगा हमारा ए एक्स कंपोनेंट, ना कि यहाँ से ओरिजिन से, यहाँ से नहीं लेना है। कहाँ से लेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। तो अगर मैं कैसे भी अरेंज करूँ कहीं पे भी अरेंज करूँ, मुझे हमेशा ए एक्स इतना मिलेगा, ए वाई उतना ही मिलेगा, क्योंकि ये लेंथ की बात करता है। लेंथ फाइनल माइनस इनिशियल, मानते हैं यहाँ भी आ जाता है -2 -5, तो इनिशियल इधर होता है, फाइनल इधर, तो -2 -5 कर लेते हैं, ये भी प्लस में आंसर आता है कि नहीं। तो आपके वेक्टर को कहीं पे भी रखने से आपका जो अलॉन्ग एक्सिस जो भी है कंपोनेंट वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और किसी भी जो हम एक्सिस जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को कुछ और टेढ़ा इससे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने पे क्या होगा, आपका एंगल चेंज हो जाएगा, हाँ, कंपोनेंट अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो वेक्टर रहेगा उस प्लेन में उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम ही रहेगा। इसमें क्या बताना चाहता हूँ, इस हमने जी ये लिया है, अगर मैं इसको ऐसा मान लेता हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे, है कि नहीं, तो ये वेक्टर का कुछ एंगल ऐसे बनता, पहले की अपेक्षा कुछ और, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी इस वेक्टर का डायरेक्शन वही होता, क्योंकि जब हम इस वेक्टर से जो चीज़ें निकालेंगे, जो इसका कंपोनेंट निकालेंगे, ए एक्स मान लीजिए डैश है, इधर ए वाई जो मिले, ए वाई डैश है जो थीटा है, हाँ। तो जब हम इसको ऊपर ड्रॉ करेंगे इस चीज़ों का यूज़ करके, कंपोनेंट का यूज़ करके, इस ऐसे कोऑर्डिनेट बना के, तो वहाँ पे भी हमको यही वेक्टर मिलेगा। इसका मैं बताना चाहता हूँ, मतलब जो वेक्टर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते हैं। हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट पा सकते हैं किसी भी वेक्टर का, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग, कि हमारा जो वेक्टर है किस तरीके से हम लोग उसको प्रोजेक्ट किए हैं, किस तरीके से लिए हैं, है कि। तो जिस तरीके से लिए हैं आप, उस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब हम आप मोशन पढ़ेंगे लेसन आगे वाला, 1 डायमेंशन मोशन, 2D 3 डायमेंशन मोशन, तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई ऐसा मिल जाएगा सरफेस, उस पर इधर ऑब्जेक्ट होगा, हाँ, मूव करेगा, तो कोई ऐसे ले लेता है क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई इस सरफेस से परपेंडिकुलर, कोई सीधा ले लेता है, हाँ। तो दोनों का आंसर सेम सही आता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलने से आपकी चीज़ें बदलेंगी नहीं, है कि नहीं। आपके कंपोनेंट अलग आ जाएंगे, ए एक्स ए डैश कुछ और आ जाएगा, लेकिन वो जो वेक्टर है उस पोजीशन पे जिसका डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपको देगा, अगर उसका आप यूज़ करेंगे। तो समझ गए, तो इतना तो समझ गया, और भी इसको थोड़ा सा और अच्छे लिख लेते हैं। किसी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना ही, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। तो अभी मैंने बताया कि मैंने वेक्टर को कहीं भी पुट करूँगा उससे मतलब नहीं होता है, उसका लेंथ जो मिलेगा अलॉन्ग प्रोजेक्शन से वही उसका क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो मैंने अभी यहाँ रखा था, मैं यहाँ भी रख के सकता हूँ, क्योंकि हम उसको पैरेलली मूव कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को उस प्लेन में। तो जब उसको मूव करके मैं यहाँ रख दूँगा, मान लेते ये वेक्टर था हमारा, ये एंगल थीटा बना रहा है। अब थीटा को पॉजिटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से एक्स वाई -x -y। तो अगर अभी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहीं आएगा, और यहाँ से पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे जो क्या है प्रोजेक्शन ये है, इसको कहेंगे हम लोग ए एक्स, हाँ, वेक्टर, ये हमारा वेक्टर ए है। अगर इधर भी देखूँ तो ये हो जाएगा ए वाई, है कि नहीं। तो ये क्या है, कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस,
समझ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ जाना है या वेक्टर की बात करें तो मुझे एक्स एक्सिस पे इतना लेंथ कवर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे इतना कवर करना पड़ेगा, तो मुझे ये वेक्टर मिल जाएगा। तो कोई भी अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पहुँचना है इस पॉइंट पे, हाँ एक्स एक्सिस पे 2 किलोमीटर चलो, वाई एक्सिस पे 3 किलोमीटर, तो आप 2 3 देखेंगे आपको ये पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वही चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो आप जब इसको लिखेंगे वेक्टर को, तो हम ये वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कॉम्पोनेंट है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस से हम जो यूनिट वेक्टर मानते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के साथ चलना है साथ में, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे आई कैप। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, प्लस उसके साथ प्लस भी तो करना है और भी कहाँ चलना है, वाई एक्सिस पे, तो कहाँ कितना चलना है, ए वाई, जो कंपोनेंट कितना ए वाई, इतना ए वाई आप वाई कंपोनेंट चलिए। अब वाई में चलना है तो कौन सा डायरेक्शन देना पड़ेगा आपको, जेड कैप, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या, वेक्टर लिखने का तरीका, समझ आ रहा है। और इस नोटेशन को कहते हैं, इस तरीके के लिखने को कहते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर फॉर्म। अब इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा वेक्टर लिखा गया है वो यूनिट वेक्टर, देखिए एक्स वाई जो है अलॉन्ग जो आई जेड कैप होते हैं, जे कैप, उसके अलॉन्ग लिखा गया है, जिसको यूनिट वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं। और इससे पहले जब हम पढ़े थे क्या, जैसे हमको ए निकालना था, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे थे, अगर इसका ही निकाले तो एक एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए वाई का स्क्वायर, और थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स, है कि नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इस नोटेशन को बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन फॉर्म बोल दीजिए। तो 2 फॉर्म हो गया। तो देखेंगे आपको जो वेक्टर वाला फॉर्म है बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है मतलब देखने में नहीं, इसका यूज़ करने में आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए इसका यूज़ करके मैं निकाल सकते, क्यों, अगर मुझे इस वेक्टर जो ए है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, देखिए ये ए वाई ए एक्स, पाइथागोरस थ्योरम से हमको इसका लेंथ मिल जाएगा, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वेक्टर ए का लेंथ क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, है कि नहीं। तो समझ में आया। तो क्या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D फॉर्म, ये कितना 2D फॉर्म में है। अगर मैं इसको 3D फॉर्म में करना चाहूँ, अगर मैं 3D फॉर्म में करना चाहूँ किसी वेक्टर का रेजोल्यूशन, तो मान लेते हैं हमारे पास ये 3D स्ट्रक्चर है, एक्स वाई जेड, यहाँ कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर ही है, कोई वेक्टर है, तो इसका एक्स एक्सिस हम लोग ए इधर मिल जाएगा ए एक्स, ए वाई यहाँ मिल जाएगा कंपोनेंट, ऐसे ही ए जेड कुछ ना कुछ यहीं यहाँ कहीं होगा, ए जेड मिल जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, ये हमारा प्लेन है, प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, हाँ ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस बाहर होगा इस साइड, है कि नहीं। और यहाँ पे जो वेक्टर होगा अलॉन्ग, इस ऐसा नहीं होगा कि मतलब हो सकता है कि आपका प्लेन में हो, लेकिन मैक्सिमम जो वेक्टर होंगे इसमें, वेक्टर कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे ये हो गया वेक्टर इस तरीके से होगा, है कि नहीं। तो ये होगा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये अब जेड एक्सिस दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए वेक्टर इस तरीके से, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर से यहाँ पे प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा, जब लाइट डालेंगे इसके फॉर्म में तो ये ए वाई मिलेगा, फिर ऐसे यहाँ डालेंगे तो आपको यहाँ पे ए एक्स मिलेगा, अब इसके अलॉन्ग डालेंगे तो आपको ए जेड मिल जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहूँ कैसे हो जाएगा, फिर ए वेक्टर हो जाएगा हमारा ए एक्स, कहाँ पे, आई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, ए वाई जेड डायरेक्शन में, और इसके बाद ए जेड के डायरेक्शन में, है कि नहीं। आपको पता होगा जो आई जे के है हमारा, आई कैप जे कैप एंड के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग। देखिए ए एक्स ए वाई ए जेड जो हमें नंबर्स मिल रहे हैं, कंपोनेंट मिल रहे हैं, ये हमें क्या बताते हैं, किस ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, ए जेड कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड देते हैं। लेकिन डायरेक्शन से मालूम पड़ेगा कि आप एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, वाई एक्सिस पे कितना जाना है। तो आई जे के ये काम करते हैं हमारा, तो मुझे पूरा वेक्टर मिल जाता है अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः पहले का ये दूसरे का वो, है कि नहीं। ठीक है,
तो देखो ये हमारा यूनिट वेक्टर फॉर्म हो गया ये, और ये कौन सा फॉर्म है, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म 2D में। अगर हम 3D की बात करेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड तो निकालना ही है, थीटा भी निकालना है, एक और एंगल निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं पाई एंगल। तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, है कि नहीं, ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस विथ 2D में ले चल रहे हैं, -y और -x। मान लेते कोई हमारा वेक्टर यहाँ बन गया तो क्या करेंगे, तो अगर आप मैक्सिमम क्या करेंगे आप, चांस कि आप इधर से नापेंगे, कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको एंगल मिला पॉजिटिव। और ये एंगल यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा थीटा, ये 0 से 360 के बीच में हो सकता है। ध्यान रखिए जब हम वेक्टर के बीच में एंगल नापते हैं, वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर के बीच में, तो हम लोग का जो एंगल आता है थीटा 180 और 0 के बीच में लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। लेकिन हम जब कंपोनेंट का रेजोल्यूशन, किसी वेक्टर का रेजोल्यूशन करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापेंगे। तो अगर आप इन्हें यहाँ लिया तो उसको थीटा मानेंगे, तो आप चाहे इसका भी ले सकते हैं एंगल, कोई बात, क्योंकि दोनों एंगल चीज़ एक ही चीज़ देंगी, है कि नहीं। आपका आंसर भी इसमें भी वही आएगा। इसमें करना पड़ेगा साइन 180 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा यूज़ करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, यही अगर माइनस ले लें तो माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो कन्फ्यूज़न ना हो तो आप ये वाला तुरंत यूज़ करिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, थीटा वाला। बस वही आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के कैसे एंगल चेंज होते हैं उसका यूज़ करना पड़ेगा। हम एक्स वाई, अगर जो हम लोग वेक्टर यहाँ लिए थे, इसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट यहाँ कर दूँ, ए वेक्टर, ठीक है। तो जब हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे वेक्टर ए, तो अगर मुझे इसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, बस यहाँ से प्रोजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी जो लेंथ मिलेगा, और यही अगर यहीं पे यहाँ पे जो लेंथ मिलेगा ए एक्स दोनों सेम रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे ए वाई जो मिलेगा, हाँ ए वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस कंपोनेंट, वो भी दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो आपके पोजीशन से कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए हम कोऑर्डिनेट कोई भी अपने तरीके से कंसिडर कर सकते हैं जब आप सम करते हैं। तो हम कौन से जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि इस चीज़ के लिए अगर हम ऐसा चीज़ मतलब रोटेशन वाला कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे इस पैटर्न में तो हमको आसान पड़ेगा, है कि नहीं। और कभी भी जब आप कोई भी वेक्टर का रेजोल्यूशन करें तो अब अगर आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, अगर हम एक्स वाई ले रहे हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, कि जब हम तीनों लें 3D स्ट्रक्चर में तो एक्स वाई जेड लें, तो कभी भी जब ऐसा लें तो याद रखिए आप एक्स और वाई को जब से रोटेट करेंगे एक्स से वाई की ओर, तो जेड हमेशा बाहर की ओर आना चाहिए, बाहर मतलब उसके बाहर आना चाहिए। जैसे एक्स है वाई है, ये राइट हैंड रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर हम बना दें तो एक्स अगर वाई है और जेड, तो एक्स वाई के बाद जेड बाहर आना चाहिए, घुमाने के बाद देखो एक्स वाई जेड बाहर आया ना, सही है। अगर मैं इसे लिखता तो एक्स जेड वाई, तो ये देखिए अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये एक्स वाई ये नीचे की ओर आ रहा है, तो हमारा जेड इधर ऐसा आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये जो इसका रूल है राइट हैंड रूल वो फॉलो होना चाहिए, एक्स वाई जेड। इसको आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स इसको वाई ले लेते हैं, इसको जेड, तो ये भी चलेगा। तो क्या होना चाहिए, राइट हैंड रूल होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल से भी बोल सकते हैं आप, फॉलो होना चाहिए। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में भी आ सकता है 1 मार्क्स के, है कि नहीं, बेसिक क्वेश्चन। अब ये जो चीज़ जैसे बता रहा हूँ सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको MCQ आ सकता है। अगर हमने एक वेक्टर लिया है एक्स वाई 2D फॉर्म है, 3D भी ले सकते हैं, तो 3D ले लेते हैं जेड। हमने कोई वेक्टर दिया ए वेक्टर, इसका हमने रेजोल्यूशन कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर निकाला, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जेड कैप प्लस ए जेड के कैप। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए एक्स ए वाई ए जेड, ये क्या होंगे हमारे, इसको कहेंगे हम लोग स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर स्केलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें बस मैग्नीट्यूड है कि नहीं। अगर मैं ऐसे लिखूँ ए एक्स आई कैप कंपोनेंट है, ए वाई जे कैप कंपोनेंट
कॉमा ए जेड के कंपोनेंट, तो इसको हम बोलेंगे क्या, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, या वेक्टर ए लिख देते हैं, वेक्टर ए। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें जिस पे सब फोकस नहीं करते, तो मैं बता रहा हूँ। अगर बस आपको वेक्टर का जो कंपोनेंट दिया है तो उसको बोलेंगे स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अगर आई जे के साथ दिया है तो उसको बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दी वेक्टर ए। तो आप समझ गए होंगे, सब छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं। अगर 2D की बात करें, कोई वेक्टर ले लें, वही वेक्टर ए जो ले रहे बार बार, तो मान लीजिए वेक्टर ए है। तो हमको पता है यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आता है जिसको कहते हैं ए एक्स, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या आता है कंपोनेंट आता है, इसको कहते हैं हम लोग ए वाई। इसके बीच में एंगल थीटा है। तो देखेंगे अगर हम इधर यूज़ करें ट्रिग्नोमेट्री, तो हमको मालूम पड़ेगा जो ए एक्स है ये हमारा जो वेक्टर का ले लें क्या, मैग्नीट्यूड ए, तो ये हो जाएगा ए एक्स, हो जाएगा ए एक्स कॉस थीटा, क्या है। और ये जो ए एक्स होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन बोल सकते हैं आप, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट करेंगे तभी होता है। हाँ, तो ए कॉस थीटा होगा। तो कभी भी किसी की चीज़ का किसी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है, कोई भी हो, मान लीजिए हमारे पास से कोई एक्सिस दिया है, कोई एंगल दिया है, इसके बीच में मुझे मतलब वेक्टर दिया है, कोई एंगल दिया है थीटा, तो तुरंत उसका कॉस ले लीजिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जैसे लेंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसके अलॉन्ग क्या मिल जाएगा आपको, उसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्शन। अभी तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, जब हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें आता है प्रोजेक्शन की बात आती है, तो उसमें अच्छे से करेंगे उसके अंदर। हाँ, और दूसरा क्या होगा, अब यही इसी वेक्टर का वाई एक्सिस से अलॉन्ग जो एंगल होगा मान लीजिए अल्फा है, लेकिन हम इसको ध्यान से देखें तो मालूम पड़ेगा इसको मिल सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो ये ए है, इसके वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे तो ये हो जाएगा ए, इसका भी कॉस होगा, कॉस एंगल के साथ, ये जो उसके साथ एंगल बना रहा है ये हमारा क्या होगा वेक्टर, ये एक्सिस, इसके पीछे एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो जब रखेंगे हो जाएगा ए साइन थीटा जाएगा इक्वल टू ए वाई। तो अगर मैं ए लिखना चाहूँ, वेक्टर ए हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स कॉस थीटा, क्योंकि ए कॉस थीटा, और इसे लिख दें कॉस थीटा आई कैप प्लस, तो देख ही रहे होंगे जहाँ पे पहले ए एक्स था यहाँ पे पूरा क्या आ गया, ये आ गया, अभी जहाँ ए वाई है पूरा क्या जाएगा, वेक्टर ए साइन थीटा जे कैप। समझ में आ गया। और हम लोग एक वेक्टर के एक यूनिट फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं, जैसे हमारे पास यूनिट वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। हाँ, क्या होगा वेक्टर फॉर्म, ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जेड कैप जे कैप, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। इसका हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट फॉर्म, यूनिट फॉर्म हो गया ना, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में भी जा सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। कभी कभी पूछ सकता है कि आपके पास यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म बताइए, तो क्या हो जाएगा, इसका आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखेंगे अगर हम इधर डायग्राम बनाएं ए का, तो ये हो गया हमारा ए एक्स ए वाई, ये हो गया। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा ए का जो, ये तो मालूम है क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर फॉर्म दिया होगा, तो ए एक्स मालूम होगा ए वाई मालूम होगा। अब मुझे ए निकालना है, पूरा लेंथ कितना है, क्या करेंगे लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। एंगल से निकालेंगे थीटा, तो देखेंगे थीटा, अगर ये थीटा होता है ना, तो थीटा अगर हम टेन थीटा लें, टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि जब हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा तो हमको बताना पड़ेगा कि एंगल कितना बन रहा है, तो हम एक्स एक्सिस से भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी यहाँ से लेना है। मैक्सिमम करके सब एक्स एक्सिस से लेते हैं, क्वेश्चन भी एक्स एक्सिस से पूछा जाता है कि नहीं। तो हम थीटा ले लेंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई एक्सिस पर कंपोनेंट जो है ए वाई अपॉन ए एक्स। तो देखिए एक से इस फॉर्म में जा सकते हैं हम लोग, समझ रहे हैं आप।
तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में इस तरीके से जाएंगे, इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने का तरीका क्या है, यूनिट वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से जाएंगे। आप ऊपर देखिए, आपको ए मालूम रहेगा, मैग्नीट्यूड, थीटा मालूम रहेगा, तो यहाँ पुट कर दीजिए तो ए एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो ये आपको ए वाई मिल जाएगा, क्योंकि ये ए एक्स है और ये वाई। तो कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि आप यूनिट वेक्टर नोटेशन से आप किस में जाए, मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में जाए।